नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल की इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आगामी कुछ समय पश्चात हमारे छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है और उस टीचर भर्ती के एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास को बनाया जा रहा है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सामान्य हिंदी में आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं। दैट मीन्स ओवरऑल पूरे सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में हिंदी के जो टोटल सिलेबस है उसको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। ना ही केवल हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे अपितु उसके रिगार्डिंग MCQ भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। आखिर आपको शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी से कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं। सभी को पता होगा टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जी, है ना। आपके एग्जाम में हिंदी से 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 मतलब अच्छा खासा वेटेज है इस सब्जेक्ट का, बता रहा हूँ, है ना। तो पहले सिलेबस को देखिए क्या क्या को पढ़ना है, फिर हम लोग आज पहला टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सिलेबस क्या होने वाला है आपका। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है वर्ण विचार के बारे में, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण विचार क्या होता है, ये मैं जब उस टॉपिक में जाऊँगा तो पढ़ाऊँगा। फिलहाल अभी देखते हैं कि वर्ण विचार में हमको कौन कौन से टॉपिक को कवर अप करने हैं। तो वर्ण विचार में हमको सबसे पहले पढ़ने हैं स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में। आखिर स्वर किसे कहा जाता है, व्यंजन किसे कहा जाता है, स्वर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, व्यंजनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है, व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है। इन सभी को हम लोग को पढ़ना है किसमें, वर्ण विचार में। फिर हम लोग पढ़ेंगे अक्षर के बारे में। आखिर अक्षर किसे कहा जाता है, वर्तनी के बारे में पढ़ना है, वर्तनी किसे कहते हैं, ठीक है। लिंग के बारे में पढ़ना है, लिंग किसे कहा जाता है, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से पुल्लिंग स्त्रीलिंग को पहचाना जाता है। फिर हम लोग को पढ़ना है व्यंजन वचन के बारे में। वचन के बाद हम लोग को पढ़ना है काल, काल के बाद हम लोग को पढ़ना है वाक्य के बारे में, वाक्य के बाद हम लोग को पढ़ना है संधि के बारे में टोटल। आखिर संधि किसे कहा जाता है, संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं, व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन संधि को कैसे पहचानते हैं, विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग संधि बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं। सब चीज़ को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल रहा आपका वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में आपको इन सभी टॉपिक को पढ़ने हैं। शब्द विचार में क्या क्या पढ़ना, देखो सबसे पहले पढ़ना है स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण में आप लोग को पढ़ना है तत्सम शब्द। आखिर तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द के बारे में पढ़ना है, तद्भव शब्द किसे कहा जाता है, देशज और विदेशज शब्द के बारे में पढ़ना है। और यहाँ से क्वेश्चंस प्रत्येक एग्जाम में पूछते ही है जी, कौन सा देशज है, कौन सा विदेशज है ना, ये सब। उसके बाद अर्थ के आधार पर हम लोग को शब्दों के भेद को पढ़ना है। इसमें सबसे पहले पढ़ना है पर्यायवाची शब्द के बारे में, और इसी पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। फिर विलोम शब्द के बारे में पढ़ना है। विलोम शब्द को उल्टा या विपरीत अर्थक शब्द के नाम से भी जानते हैं। फिर अनेकार्थी शब्द के बारे में पढ़ना है। शब्द युग्म के बारे में पढ़ना है। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ना है ना। आप सभी को पता होगा उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो ऐसा वाक्यांश या ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है वो उपसर्ग कहलाता है। और ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है प्रत्यय कहलाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम लोग को पढ़ना है। समास के बारे में पढ़ना है। समास किसे कहा जाता है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं समास से रिलेटेड जहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, उस सभी बातों को मैं आप लोग को अच्छे से पढ़ाऊंगा। उसके बाद देखिए क्या पढ़ना है, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाते हैं, है ना। अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर हम लोग को पढ़ना है शब्द शक्ति। तो ये वर्ण विचार और ये शब्द विचार, ठीक है। तो वर्ण विचार में क्या क्या पढ़ना है मैंने बता दिया, शब्द विचार में क्या क्या पढ़ना है बता दिया। ये मैं आपकी सिलेबस पे ही चर्चा कर रहा हूँ, आपको ये सब टॉपिक को कवर अप करने हैं जी। आगे देखिए और क्या पढ़ना है आपको, पद और पद के भेद। तो पद और पद के भेद में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, है ना, ये सब कारक चिन्ह, ये सब को आपको पढ़ना है। सॉरी, क्रिया विशेषण बोल दिया था, क्रिया विशेषण नहीं है आपके में। देखो संज्ञा है, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, वाक्य के बारे में, ठीक है। वाक्य किसे कहा जाता है, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं, ये सब। फिर आप लोग को पढ़ना है विराम चिन्ह के बारे में। आखिर विराम चिन्ह किसे कहते हैं, कौन कौन से प्रमुख विराम चिन्ह है, उसका प्रमुख चिन्ह कौन कौन सा है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, सब मैं आप लोग को अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिर हमको पढ़ना है रचना के बारे में, मुहावरों के बारे में, लोकोक्तियाँ के बारे में, ठीक है। जो हिंदी साहित्य में जो प्रमुख रचनाएं हैं उसके बारे में पढ़ना है। आप लोग को आज क्वेश्चन पूछा जाता है। मुहावरों के बारे में, लोकोक्तियाँ के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर और क्या क्या है आपके सिलेबस में, आपको अपठित गद्यांश पढ़ने हैं। फिर आपको एंड में और क्या पढ़ना है, भाषाई कौशलों का अध्यापन, श्रवण, वाचन, लेखन, पठन एवं कौशल,
इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है। यही आपका ओवरऑल सिलेबस है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। एक बार और देख लो, ये वर्ण विचार है, ये आपका शब्द विचार है, ठीक है। उसके बाद ये पद और पद के भेद पढ़ना है, वाक्यों के बारे में पढ़ना है, विराम चिन्हों के बारे में पढ़ना है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और रचनाओं के बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, अपठित गद्यांश और भाषाई कौशलों का अध्यापन, श्रवण, वाचन, लेखन, पठन, इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से करके जाना है। टोटल 25 नंबर का सवाल है ना, बहुत अच्छा खासा वेटेज है, बता रहा हूँ। 25 क्वेश्चन, आप इसको लाइटली मत लीजिएगा, हिंदी को लाइटली लोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छे से पढ़ेगा, बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हो, नंबर गेन कर सकते हो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ये तो रहा आपका सिलेबस डिस्कशन। फिर आज हम लोग हमारे पहले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है, देखिए हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वर्ण विचार। तो आज मैं आपको वर्ण विचार के बारे में कुछ पढ़ाऊंगा। ये पहला पार्ट है वर्ण विचार का, एक पार्ट और आएगा, दूसरा पार्ट, फिर वर्ण विचार खत्म हो जाएगा। इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी के कंप्लीट सिलेबस को, शिक्षक भर्ती के जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराया जाएगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं जी, ठीक है। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा तो आना भी चाहिए, ठीक है। हमारा टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। आखिर वर्ण विचार में वर्ण किसे कहा जाता है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ण के बारे में, आखिर वर्ण किसे कहा जाएगा। जब हम लोग वर्ण के बारे में जान जाएंगे फिर हम लोग किसके बारे में जानेंगे, वर्ण विचार के बारे में, ठीक है। तो वर्ण किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए, मेरे साथ नोट्स बनाते चलेगा ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। फिर जैसे टॉपिक खत्म होगा फिर मैं पूरा MCQ भी करा दूंगा। तो वर्ण किसे कहेंगे, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई, याद रखना ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही क्या कहा जाता है, आपका वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। जैसे उदाहरण लिखता हूँ मैं, जैसे कि मैंने लिखा अ लिखा, मैंने आ लिखा, मैंने ई लिखा, मैंने बड़ा ई लिखा, ये पूरा क्या है आपका वर्ण है, ये सब क्या है आपका वर्ण है, ठीक है। तो वर्ण किससे कहेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, आपका वर्ण कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं वर्ण विचार किसे कहेंगे, है ना। वर्ण विचार किसे कहा जाएगा, तो वर्णों का अध्ययन करना, किसका अध्ययन करना, वर्णों का, ठीक है जी। तो वर्णों का अध्ययन करना, वर्णों का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है, आपका वर्ण विचार कहलाता है, ठीक है। वर्ण किसे कहेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाएगा, और वर्णों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, वर्ण विचार कहलाता है। होपफुली ये दोनों चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखो, जब आप वर्णों को आपस में मिलाओगे जी, जब आप वर्णों को आपस में मिलाते हो तब किसका निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है। और जब आप शब्दों को आपस में मिलाओगे ना तब किसका निर्माण होगा, वाक्य का निर्माण होगा। किसका, वाक्य का, ठीक है। जैसे कि देखो मैं यहाँ पास वर्ण लिखता हूँ, अ लिखा है ना, आ लिखा, ई लिखा, ये सब क्या आपका वर्ण है। लेकिन अगर मैं यहाँ पास आ है ना, आ और म को मैंने मिला दिया, आम हो गया। तो आम हो गया मतलब किसका निर्माण हो गया, शब्द का। तो जब वर्ण आपस में मिलते हैं, जब वर्ण आपस में मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद जब शब्द आपस में मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है। जैसे कि मैं शब्दों को मिलाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पास आम बहुत मीठा है, आम बहुत मीठा है। अब मैंने यहाँ पास क्या किया, यहाँ मैंने शब्दों को आपस में मिला दिया। जब मैंने शब्दों को आपस में मिलाया तब किसका निर्माण हो गया, वाक्य का निर्माण हो गया। तो कल के डेट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कोई कि शब्द किसे कहते हैं, तो आपको बताना है वर्णों के संयोजन से शब्द का निर्माण होता है, और शब्दों के संयोजन से किसका निर्माण होता है, वाक्य का, ठीक है। देखो अ ई ये सब क्या वर्ण है। फिर मैंने आम लिख दिया, आ और म को मैंने मिला दिया, तो ये किसका निर्माण हो गया, शब्द का। फिर मैंने यहाँ पास ऐसा लिख दिया, आम बहुत मीठा है, यहाँ पास मैंने शब्दों को आपस में मिला दिया, तब किसका निर्माण हो गया, वाक्य का, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वर्णों के मेल से शब्द बनेंगे और शब्दों के मेल से, ठीक है, आपका शब्दों को जब आपस में मिलाएंगे तब किसका निर्माण हो जाएगा, आपका वाक्य का निर्माण हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहेंगे। वर्णों का अध्ययन करना वर्ण विचार कहलाता है। जब वर्णों को आपस में जोड़ा जाएगा, मिलाया जाएगा, तब शब्द बनेगा, और जब शब्द को आपस में मिलाया जाएगा तब किसका निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है। चीज़ें समझ में आ गई। अब उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या,
हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना है, तो आपको बताना है 52। कितना है? 52। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना है, तो 52 है। यहाँ तक चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट्स करिए, है ना, नोट बनाइए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, होपफुल यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो अब उसके बाद देखिए, मैंने क्या बताया कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, है ना, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना है जी, आपका 52 है ना। हिंदी वर्णमाला में, याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना है, 52 है। कितना है? 52। अब ये जो कुल 52 वर्ण है, 52 वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आपका स्वर, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, ओके। और हिंदी में स्वर की संख्या कितना है, हम लोग बात करें हिंदी के, तो हिंदी में स्वर की संख्या कितना है, 11 है, और व्यंजन की संख्या 39। देखो कई बुक में स्वर की संख्या आपको 13 देखने को भी मिलेगा, लेकिन मैं हमारे छत्तीसगढ़ का जो ऑथेंटिक बुक है विनय कुमार पाठक का, उसी के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। और आपको भी 11 ही लेना है। अगर 13 लोगे तो 110% वो गलत हो जाएगा, आपको 11 ही लेना है, ठीक है। तो हिंदी में स्वर की संख्या आपका 11 है और व्यंजन की संख्या 39 है। देखो टोटल कितना है, कुल वर्ण की संख्या है ना, कुल वर्णों की संख्या हिंदी में कितना है, आपका 52 है। 52 में स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 39। अगर मैं आपको 11 और 39 को जोड़ने बोलूँगा तो आप बोलोगे कि सर ये तो 50 आ रहा है, और आप बोल रहे हो कि टोटल 52 है। 50 के साथ साथ 2 और है, 2 आपका अयोगवाह वर्ण प्लस अयोगवाह वर्ण। और ये अयोगवाह वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अम और आह। क्या हो जाएगा, अम और आह, ठीक है। ये अम और आह अयोगवाह वर्ण में आते हैं। तो इस प्रकार से कितना हो गया, 52 हो गया। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52, कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 39। 11 और 39 50, और 2 कौन कौन सा है, अयोगवाह वर्ण, अम और आह। तो 50 और 2 कितना हो गया आपका, 52 हो गया। होपफुल यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। कुल वर्णों की संख्या 52, स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 39, अयोगवाह वर्ण की संख्या 2। आगे सबको समझ में। आपका वर्ण किसे कहेंगे, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को। शब्द किसे कहेंगे, जब वर्णों को आपस में जोड़ोगे तब शब्द बनेगा। वाक्य किसे कहेंगे, जब शब्दों को आपस में जोड़ोगे तब किसका निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है। आगे समझ में। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको तुरंत मेरे साथ याद करने हैं। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, इस बॉक्स में लिख रहा हूँ, और आपको भी बढ़िया बॉक्स बनाने हैं, बॉक्स बना के लिखना है, और आपके दिमाग में भी उसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले चीज़ क्या है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो आपको बताना है वर्ण होता है। क्या होता है, वर्ण। ये पहला चीज़। तो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन कर दिया कि अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, कोई अगर आपसे कल के डेट में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आपको बताना है जी क्या, शब्द है। क्या है आपका, शब्द, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कोई, सपोज मैंने ये लिख दिया, ये वर्ण है, आपका वर्ण है, मैंने अ लिख दिया वर्ण, तो क्या इस वर्ण से आप इसका अर्थ बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो। अगर यही पास मैंने लिख दिया आम, अगर मैंने लिख दिया आम, अभी किसका निर्माण हो गया, शब्द का निर्माण हो गया। तो भैया आम को पढ़ने से आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है। आम क्या है, फल है। आम क्या है, फल है। तो जब कोई शब्द दिया रहेगा तब आप उसके अर्थ को बता पाओगे। तो वही तो बोला गया है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द हो जाएगा। अगर आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बताओ क्या चीज़ में आपको भाव का पता चलेगा। तो आपको किसके क्या चीज़ दिया रहेगा तब भाव का पता चलेगा, वाक्य दिया रहेगा तब भाव का पता चलेगा, ठीक है। जैसे कि देखो, केवल आम बस दिया है, आम शब्द है, तो क्या उस आम शब्द से आप उसका भाव का पता लगा पा रहे हो, नहीं। लेकिन अगर यहीं पास अगर ऐसा लिखा रहता कि आम बहुत मीठा है, आम बहुत मीठा है, अब बताओ यहाँ पास इसके मिठास के बारे में बताया गया है ना, मीठापन का जो भाव है उसको बताया गया है, ठीक है। तो अगर आपको भाव को जानना है तो किस माध्यम से आप जान सकते हो, वाक्य के माध्यम से। अर्थ को जानना है तो किस माध्यम से आप जान सकते हो, शब्द के माध्यम से, ठीक है। यही चीज़ बताया हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका शब्द, और भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य। रटना नहीं है, समझना है। जब शब्द देगा तभी तो आप इसके अर्थ को बता पाओगे जी, जब वाक्य देगा तभी तो आप उसके भाव को बता पाओगे, है ना। तो ये आपको दिमाग में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगर अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भाषा की प्राथमिक इकाई, भाषा की प्राथमिक इकाई क्या है, भाषा की प्राथमिक इकाई क्या है, तो आपको आंसर करने हैं क्या है आपका बोली। ठीक है, भाषा की प्राथमिक इकाई क्या है, तो बोली है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में आपको वर्ण भी दिया रहेगा, याद रखना, अगर वर्ण भी दिया है बोली भी दिया है उस केस में आपको क्या लगाना है, बोली लगाना है जी, पहले बता रहा हूँ, है ना। तो भाषा की प्राथमिक इकाई बोली, सबसे छोटी इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, और भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो आपका वाक्य होता है। होपफुल यहाँ तक चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मैंने आप लोग को वर्णों के बारे में बता दिया, नंबर्स बता दिए, है ना, और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी ये भी आपको बता दिया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में, होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो अब डिस्कस करते हैं हम लोग। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्वर के बारे में। मैंने बता दिया हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52, 52 को आपका दो भागों में बांटा गया है, पहला आपका स्वर और दूसरा हो जाएगा आपका व्यंजन। ठीक है, जिसमें से मैंने बताया स्वरों की संख्या कितना है 11 और व्यंजन की संख्या कितना है आपका 39, कितना है आपका 39, और दो क्या है +2, +2 क्या आपका अयोगवाह वर्ण, क्या है जी, अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण। और अयोगवाह वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं मैंने आप लोग को वो बता दिया, अम और आहा, क्या आता है आपका अम और आहा, ये मैंने बता दिया। यहाँ तक तो चीज़ें हो गई, है ना। अब इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे स्वर के बारे में, आखिर स्वर किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। आज हम लोग स्वर और व्यंजन के बारे में पूरा जान लेते हैं, और इसके सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग जानेंगे इसके प्रकारों के बारे में। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जानते हैं स्वर किसे कहेंगे। ठीक है, मैं दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ाऊंगा, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ स्वर और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ व्यंजन। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप लोग को याद करना है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ स्वर के बारे में क्या ध्यान रखना है कि स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है। स्वर क्या होता है आपका, स्वतंत्र होता है। स्वर स्वतंत्र होता है, स्वर स्वतंत्र होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि स्वर वर्णों के उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता। मतलब स्वर वर्णों के, लिख दे रहा हूँ स्वर वर्णों के, स्वर वर्णों के उच्चारण करते समय, स्वर वर्णों के उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता। अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता, अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता। देखो जब हम लोग स्वर वर्णों को उच्चारण कर रहे हैं तो अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे तभी तो क्या बोला जा रहा है कि स्वर स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वर स्वतंत्र होता है। ठीक है, उदाहरण देखो, उदाहरण जैसे कि आ हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा, छोटा ई हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा, आपका री हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, ओ और औ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्वर। तो अगर आपसे कोई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में स्वर की संख्या कितना है, तो आपका 11, तो यहाँ पास मैंने टोटल 11 स्वर को मेंशन किया हुआ है। 11 स्वर कौन कौन सा है, आ ई री उ ए ओ औ। ठीक है, अब यहाँ पास आपने लिखा क्या है, देखो स्वर स्वतंत्र होता है और स्वर वर्णों के उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता। अगर मैं आपको आ का उच्चारण करने बोलूँ, किसका, आ का उच्चारण करने बोलूँ, तो आप इजिली आ का उच्चारण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने समय तक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन वही केस में जब अगर मैं व्यंजन को उच्चारण करने बोलूँगा ना, तो वहाँ कुछ इश्यूज आ जाते हैं। अब वो क्या आते हैं मैं आपको बताऊँगा। देखो ये स्वर समझ में आ गया, स्वर स्वतंत्र होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा वर्ण स्वतंत्र होता है, स्वर या व्यंजन, तो स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है। सब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो ध्यान से अच्छे से पढ़िए। और व्यंजन किसे कहेंगे, देखो स्वर स्वतंत्र होता है लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता, समझिएगा। स्वर स्वतंत्र होता है लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, हो गया। अब देखो स्वर वर्णों के उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता, नहीं लेते तभी तो भैया ये स्वतंत्र है। लेकिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता लिया जाता है। ठीक है, इसके उच्चारण करते समय याद रखना, इसके उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता लिया जाता है। ठीक है, अन्य वर्णों की सहायता लिया जाता है, अन्य वर्णों की सहायता लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नंबर्स अगर आपको पता है तो नंबर बता देना है कि हिंदी में व्यंजन की संख्या कितना है आपका, 39 है। ठीक है, 39 है, हिंदी में व्यंजन की संख्या 39 है। और स्वरों की संख्या आपको 11 है। ये 11 कौन कौन से मैंने बता दिया। ठीक है, ये स्वरों को आपको याद करना है ना, आ ई री उ, उसके बाद हो जाएगा ए ओ। ये क्या आपका स्वर है, कितना आपका स्वर है ना, कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर है।
और व्यंजन की संख्या कितना आपका 39 है। अब यहाँ पास मैंने एक चीज़ लिखा है कि इसके उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता लिया जाता है। अगर मैं आपको क का उच्चारण करने बोलूँगा तो आप स्टार्टिंग में सही बात है, आप बढ़िया एकदम खुशी खुशी क का उच्चारण करोगे, लेकिन एक समय पश्चात आपको ऐसा लगेगा भैया कि आप क का उच्चारण नहीं कर रहे हो, आप किसका कर रहे हो, आ का कर रहे हो। मतलब व्यंजन के उच्चारण करते समय अन्य वर्णों के साथ आपको लेना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है। इसीलिए क्या है, आपका ये स्वतंत्र नहीं होता, लेकिन आपका स्वर स्वतंत्र होता है। आया समझ में? मैंने क्या बोला कि अगर मैं आपको क का उच्चारण करने बोलूँगा तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आप क का उच्चारण कर रहे हो, लेकिन एक समय पश्चात आपको ये लगने लग जाएगा कि आप क का उच्चारण नहीं कर रहे हो, अ का कर रहे हो। आप बोल के देख लीजिए, है ना, पता लग जाएगा। तो अर्थात हो क्या रहा है, व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय अन्य वर्णों के साथ लिया जा रहा है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पास लिखा है कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है। आगे समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा स्वर और व्यंजन के बारे में। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किसे स्वर कहेंगे, किसे व्यंजन कहेंगे। तो स्वर स्वतंत्र होता है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता। स्वर वर्णों के उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता, लेकिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता लिया जाता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या आपका 39 है। चीज़ें समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 11 स्वर कौन कौन से, मैंने पूरा बता दिया। आ ई री उ ए ओ, ये क्या है, 11 स्वर है। लेकिन हमने देखा कि व्यंजन की संख्या 39 है। अभी 39 व्यंजन कौन कौन से है ना, 39 व्यंजन कौन कौन से, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है जी, व्यंजन की संख्या टोटल 39 है। अब यहाँ से पूरा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। टोटल नंबर कितना है व्यंजन का? 39 व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया। पहला हो जाएगा आपका मूल व्यंजन, पहला क्या होगा आपका मूल व्यंजन। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन, दूसरा क्या होगा आपका संयुक्त व्यंजन। पहला मूल व्यंजन, उसके बाद दूसरा आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, मूल व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब देखो मूल व्यंजन की संख्या कितना है, तो मूल व्यंजन की संख्या 35 है और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। ये सब अपने आप में क्वेश्चन है ना, पूछेगा कि कुल व्यंजन की संख्या, यहाँ पास लिख रहा हूँ कुल व्यंजन की संख्या कितना है, तो आपका 39। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन सा? पहला मूल व्यंजन और दूसरा संयुक्त व्यंजन। मूल व्यंजन की संख्या 35, संयुक्त व्यंजन की संख्या आपका 4। अब देखो पुनः ये मूल व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया जी, पुनः मूल व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आपका स्पर्श व्यंजन, पहला क्या होगा आपका स्पर्श व्यंजन। ठीक है, पहला स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या होगा आपका अंतस्थ व्यंजन, दूसरा क्या होगा अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा क्या होगा आपका, तीसरा हो जाएगा आपका उष्म व्यंजन, तीसरा हो जाएगा आपका उष्म व्यंजन। और चौथा हो जाएगा आपका संघर्षी व्यंजन। ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका, देखो पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा उष्म और चौथा उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, है ना, द्विगुण व्यंजन, उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। संघर्षी व्यंजन तो उष्म व्यंजन को ही बोला जाता है। ठीक है, चलो देखो ये संघर्षी व्यंजन आयक नहीं आया समझ में? मैंने क्या बोला कि मूल व्यंजन को पुनः 4 भागों में बांटा गया। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म या संघर्षी व्यंजन और चौथा आपका उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। अब देखो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितना है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 25। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितना है आपका 4। उसके बाद उष्म व्यंजन की संख्या कितना है आपका, इसका भी आपका हो जाएगा 4। और उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की संख्या कितना है आपका 2 है। तो देखो ऐड करो, 25 4 29, 29 4 33, 33 और 2 35, तो हो गया ना टोटल 35। तो ये आपको नंबर अच्छे से पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। कुल व्यंजन की संख्या 39, 2 भागों में बांटा गया है, मूल व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। मूल व्यंजन को पुनः 4 भागों में बांटा गया। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन या जिसे संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी संख्या 4 है, और चौथा उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। नंबर्स देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, उष्म व्यंजन की संख्या 4, उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की संख्या आपका 2 हो जाएगा। होपफुली चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो इस प्रकार से टोटल 39 क्या आपका व्यंजन है ना। अब इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये 25 स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, उसके बाद उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है, ये कौन कौन से हैं, और उक्षिप्त द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है, वो कौन कौन से हैं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज की इस क्लास से फिर आगे की क्लास हम लोग पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार, व्यंजन के प्रकार। देखो स्वर का नंबर पता चल गया 11 है, पता लग गया ना 11 है। और 11 स्वर कौन कौन से ये भी मैंने बता दिया, अ ई उ है ना, ये पूरा बताया मैंने, बताया ना 11 स्वर को। फिर हमने देखा व्यंजन के बारे में, तो व्यंजन के नंबर भी आपको पता लग गया, कितना नंबर है 39 हमने पूरा नंबर देख लिए, कहाँ कहाँ कितने कितने भागों में बटा हुआ है। अब ये 39 है कौन कौन से व्यंजन, इसी पे हम लोग देखेंगे, इसी को हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, सबसे पहले पढ़ेंगे जब हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पर्श व्यंजन। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन
अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया जो आपका कुल व्यंजन आपका 39 है, 39 को दो भागों में बांटा गया है। पहला मूल व्यंजन जिसकी संख्या 35 और दूसरा संयुक्त व्यंजन जिसकी संख्या आपका 4। फिर मूल व्यंजन को पुनः 4 भागों में बांटा गया। पहला आपको स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा हो जाएगा आपका ऊष्म व्यंजन जिसको संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, और चौथा आपका उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। ये है ना, तो इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो स्पर्श व्यंजन, तो नंबर तो पता हो गया होगा, स्पर्श का 25, अंतस का 4, ऊष्म का भी 4 और विक्षिप्त का आपका 2 हो जाएगा। अब देखो स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे, तो वे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय, चलो लिख दे रहा हूँ, वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, याद रखना है जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है। ठीक है जी, जीभ है, जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, किसी न किसी भाग को क्या करता है, स्पर्श करता है, किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, वही क्या कहलाता है, आपको स्पर्श व्यंजन कहलाता है। मैंने क्या बोला था इसके पहले कि अगर आपको नंबर पता होता है तो नंबर को भी आपको मेंशन करना है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या, इसकी संख्या कितना है, इसकी संख्या 25 है जी, इसकी संख्या 25 है। अब यही जानना है कि 25 भैया कौन कौन से हैं। ठीक है, इसकी संख्या 25 है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ इस स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया, ये भी क्वेश्चन है ना कि स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 5 वर्गों में, इसे 5 वर्गों में बांटा गया। अभी याद करोगे 5 वर्गों में बांटा गया है। अब ये 5 वर्ग कौन कौन से देखते हैं, पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा आपका त वर्ग और पांचवा आपका प वर्ग। ठीक है, ये अब देखो क वर्ग में कौन कौन से वर्ण है, क हो जाएगा, ख हो जाएगा, ग हो जाएगा, घ हो जाएगा और अंगा। ये क वर्ग में 5 वर्ण हो गया। ठीक है, वैसे ही च वर्ग में देखो च, छ, ज, झ, इया हो जाएगा, ये है ना, च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में हो जाएगा जी आपका ट, ठ, ड, ढ, अना हो जाएगा। त वर्ग में क्या होगा आपका त, थ, द, ध, न हो जाएगा। वैसे ही प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये हो गया टोटल। तो आपको मैंने बताया था कि टोटल 25 है स्पर्श व्यंजन की संख्या। देख लो भैया कितना हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, 25। एक में 5 है तो 5 5 25 हो जाएगा, हो गया ना। ये टोटल आपका स्पर्श व्यंजन है। आगे समझ में, कितने वर्गों में बांटा गया, 5 वर्गों में। क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा क वर्ग का व्यंजन है, क वर्ग, तो क वर्ग में कौन कौन सा आता है, क, ख, ग, घ, ङ। कौन सा च वर्ग का व्यंजन है, च, छ, ज, झ, ञ। ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो आपका क वर्ग के जो व्यंजन है, क, ख, ग, घ, ङ, इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से, अर्थात गला से, कंठ से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क, ख, ग, घ, ङ को कंठव्य वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठव्य वर्ण। ध्यान रखिएगा, इसको कंठव्य वर्ण के नाम से जानते हैं। च वर्ग का उच्चारण जैसे च, छ, ज, झ, या इन सब का उच्चारण तालु से होता है। कहाँ से होता है, तालु से, जिसको इंग्लिश से पैलेट बोलते हैं। इसलिए इस सभी वर्णों को तालव्य वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालव्य वर्ण। ये तो हर एग्जाम में पूछता है कौन सा कंठव्य है, कौन सा तालव्य है। कल के डेट में आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन सा कंठव्य वर्ण है, तो क, ख, ग, घ, ङ, यही क्या होगा, आपका कंठव्य वर्ण हो जाएगा। कौन सा तालव्य वर्ण है, तो च, छ, ज, झ, ये आपका तालव्य वर्ण है। ठीक है, उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, न, ये कौन सा वर्ण है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से। कहाँ से होता है, मूर्धा से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य वर्ण। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य वर्ण। याद करिएगा, थोड़ा सा नाम आप लोग के लिए नया होगा, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा चीज़ें। तो ट, ठ, ड, ढ, न, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए मूर्धन्य वर्ण बोलता है। क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था CGPSC का कि ये ड कौन सा वर्ण है, ड कौन सा वर्ण है, तो ड कौन सा वर्ण है, मूर्धन्य। देख लो ट, ठ, ड, ढ, न, तो ड का उच्चारण मूर्धा से होता है तो मूर्धन्य वर्ण हो जाएगा। वैसे ही त, थ, द, ध, न, इसका उच्चारण दांत से होता है। कहाँ से, दांत से, तो ये क्या हो जाएगा आपका दंतव्य वर्ण। क्या होगा आपका दंतव्य वर्ण हो जाएगा। वैसे ही सेम आपका देखिए प, फ, ब, भ, म, इन सबका उच्चारण आपका ओंठ से होता है। कहाँ से, ओंठ से, तो ये सब क्या है आपका ओष्ठव्य वर्ण है। क्या है आपका ओष्ठव्य वर्ण है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जी। क्वेश्चन पूछेगा, चलो मैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा बता देता हूँ। पूछ दिया आपसे पूछ दिया अंगा कौन सा वर्ण है, ऑप्शन देगा कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य। तो आपको अंगा बताना है कौन सा कंठव्य। मैं आपसे पूछता हूँ था कौन सा वर्ण है, या था का उच्चारण कहाँ से होता है। अगर पूछ दिया कि था का उच्चारण कहाँ से होता है, तो आपसे ऑप्शन दिया है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, तो आपको क्या बताना है, दांत, है ना। था का उच्चारण आपका दांत से होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है पंचमाक्षर, याद रखिएगा पंचमाक्षर। एक और क्वेश्चन आता है आखिर पंचमाक्षर क्या होता है करके, देखो पंचमाक्षर
तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर को, है ना, ये आपका पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, चौथा, पांचवा। तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर को पंचमाक्षर, नाम समझ में आ रहा है पंचमाक्षर। तो क वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो क वर्ग का पंचमाक्षर अंगा होगा। च वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा जी? आपका इया। देख लो, ये च वर्ग है तो इसका पंचमाक्षर, ये च वर्ग है, च वर्ग का पंचमाक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इया होगा। ट वर्ग का क्या होगा? आपका अणा होगा। त वर्ग का क्या होगा? आपका न होगा। वैसे ही प वर्ग का क्या होगा? आपका म होगा। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा पंचमाक्षर वर्ण है। और इसी को ही पंचमाक्षर वर्ण को ही नासिक्य वर्ण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नासिक्य वर्ण। पूछ लेगा कि निम्न में से किसका उच्चारण नासिका से होता है, तो अंगा का, इया का, अणा का, न का और म का, इसका उच्चारण नासिक से, नासिका से होता है। ये आपको याद रखना है, इसलिए इसको नासिक्य वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो होपफुल यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम लोग ने स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? स्पर्श व्यंजन के बारे में। अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। अब जो बचा है अंतस्थ, उष्म और उक्षिप्त के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या है ना। चलो इसको मिटा देता हूँ, होपफुली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ के बारे में पढ़ते हैं। अंतस्थ, इसकी संख्या मैंने बताया कितना आपका? 4 है। अब ये 4 कौन कौन सा है? य, र, ल और व। क्या हो जाएगा आपका? य, र, ल, व। य, र, ल, व ये आपका अंतस्थ वर्ण है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आप लोग को उष्म वर्ण या उष्म व्यंजन, है ना। उष्म व्यंजन या इसी को संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अभी मैं परिभाषा ही बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अभी कौन कौन से वो बता रहा हूँ क्योंकि यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। परिभाषा उससे नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन कौन कौन सा अंतस्थ है, कौन सा उष्म संघर्षी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसमें संघर्षी की संख्या कितना? आपका 4 है। कौन कौन सा आपका? शक्कर के साथ, षटकोण के साथ, सरोता के साथ और हलवाई के साथ, है ना। ये आपका उसमें संघर्षी व्यंजन की संख्या है। उसके बाद उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन की संख्या कितना है आपका? उक्षिप्त व्यंजन की संख्या कितना है आपका? 2 है। और ये 2 कौन सा है आपका? अड़ा और अढ़ा, ये दोनों, ठीक है। तो पहले तो यही ध्यान रखना है कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन सा है, तो य, र, ल, व ये अंतस्थ वर्ण है। उसके बाद उसमें संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो आपको बताना है स, श, श और ह। और उक्षिप्त व्यंजन कौन कौन सा है? अड़ा और अढ़ा, ठीक है। देखो अंतस्थ वर्ण किसे कहेंगे? तो वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है, अंतस्थ वर्ण कहलाता है। सुन ले रहा हो, हालांकि इसके परिभाषा से क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन अंतस्थ वर्ण किसे कहेंगे? वे वर्ण जिसको उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है या उसके बीच होता है, उसी को अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 है, य, र, ल, व, जिसमें से आपका 2 क्या है आपका? जिसमें से 2 आपका अर्ध स्वर है। 2 आपका क्या है आपका? अर्ध स्वर। 2 अर्ध स्वर है। कौन कौन सा आपका? या और व। या और व क्या है आपका? अर्ध स्वर है जी। या और वह क्या है? अर्ध स्वर। यही सब क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ है। और इसी अंतस्थ में कुछ और ध्यान रखना, र को क्या बोलते हैं? लुंठित वर्ण बोलते हैं। ल को क्या बोलते हैं? लुंठित वर्ण। र को लुंठित वर्ण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब र का उच्चारण करोगे ना, तो र का उच्चारण करोगे तो आपका जीभ है लुढ़केगा। बोल के देख लो, र तो वाइब्रेशन होता है जीभ में, इसीलिए र को लुंठित वर्ण बोलते हैं। ये सब पूरा क्वेश्चन में पूछा गया ना, कौन सा अर्ध स्वर है, कौन सा आपका लुंठित वर्ण है, ये सब ध्यान रखना है। कौन सा अंतस्थ वर्ण है, तो य, र, ल, व अंतस्थ वर्ण, जिसमें से य और व आपका अर्ध स्वर और र आपका लुंठित वर्ण है, याद रखिएगा। उसमें व्यंजन किसे कहेंगे? या संघर्षी व्यंजन, तो वे व्यंजन जिसको उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा या उष्मा बाहर आता है, उसी को उसमें व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है ना, उसमें संघर्षी, तो वे वर्ण जिसको उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा या उष्मा बाहर आता है, उसमें संघर्षी व्यंजन कहलाता है। इसकी संख्या 4 है, श, श, श और ह। याद रखना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसकी संख्या 4 है। उक्षिप्त व्यंजन की संख्या आपको कितना है? 2 है। अड़ा और अढ़ा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, लेकिन ये सबको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है ना कि कौन कौन से उक्षिप्त व्यंजन है, तो आपको अड़ा और अढ़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपके CGPSC के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि देखो स, श, श, ह अगर आप बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि सबका उच्चारण तो एक जगह से हो रहा होगा, है ना, एक जैसा लग रहा है श, 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 ह। लेकिन भैया सभी का उच्चारण अलग अलग जगह से होता है। जैसे देखो ये शक्कर के स का उच्चारण तालुस होता है, ठीक है। आपका षटकोण के स का उच्चारण कहाँ से होता है? इसका उच्चारण होता है आपका मूर्धा से। कहाँ से होता है? मूर्धा से। और जो ये है आपका सरोता के सा, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? दांत से होता है। कहाँ से होता है? दांत से। तो इसीलिए जो आपका शक्कर के सा को क्या बोलते हैं? तालव्य सा। क्या बोलते हैं? तालव्य सा बोला जाता है।
आपका षटकोण के स को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स। यही आपका CGPSC का क्वेश्चन था, मूर्धन्य स। बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन पूछा गया था। और ये आपको जो सरोता के सा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, दंतव्य सा। क्या बोलते हैं, दंतव्य सा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसको दे दिया गया था CGPSC में स का, और पूछा गया था स का उच्चारण कहाँ से होता है। देखो तीनों का उच्चारण एक ही जैसा लगता है, लेकिन मैंने एक्चुअली बताया ना कि तीनों का अलग अलग जगह से होता है। शक्कर के स का तालु से तो तालव्य सा है ये, षटकोण के स का मूर्धा से होता है तो ये मूर्धन्य सा है, और सरोता के स का दांत से होता है तो ये दंतव्य सा है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये आपका शक्कर के स का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसका आंसर आगे आपका तालु से है ना। इसको तालव्य सा बोलते हैं। आज के बाद आपको यही याद रखना है, इसको तालव्य सा बोलते हैं, इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं, इसको दंतव्य सा बोलते हैं जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके बारे में, व्यंजन के बारे में, जो नंबर्स मैंने बताए थे। ठीक है, ये हो गया आपका व्यंजन के नंबर्स के बारे में। अब इसके बाद कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में स्वर के प्रकार कौन कौन से हैं, व्यंजन के प्रकार कौन कौन से हैं। होपफुली आज का क्लास समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से इसको और देखिएगा वीडियो को। इसके बाद जब मैं इसका MCQ लगाऊंगा, मतलब लाऊंगा, तो और आप लोग को चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। बाय।